चलो बच्चों, तो यार अपन लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में अपन ने जो बात करी थी, अपन ने देखा था कि यार हर फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है यार, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है यार? तो वो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मैं बेस क्वांटिटी के टर्म्स में या उनके कॉम्बिनेशंस में एक्सप्रेस करता हूँ, तो वो बेस क्वांटिटी के जिन पावर्स या जिन एक्सपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, वही उसकी क्या होती है, उस बेस क्वांटिटी में डायमेंशन। ठीक है। लास्ट लेक्चर में अपन ने वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को कैलकुलेट करना सीखा था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए अपने को किस चीज की जरूरत है? उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन किसी एक ऐसे नोन फॉर्मूले में रख सके जहां पे उसके अलावा बाकी सब लोगों की फिजिकल क्वांटिटी पता हो या बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पता हो, तो यार उसकी मदद से अपन अननोन क्वांटिटी की या अपने गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यार आज जो अपना टॉपिक है वो केवल डायमेंशन निकालने पे नहीं है, बल्कि चीजों के डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और इसके फायदे क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारा स्कोप अपने आज के लेक्चर का है। ठीक है। तो देखो, डायमेंशनल एनालिसिस में बेसिकली कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं जो मैं तुमको बताऊंगा, जो बेसिकली लॉज भी नहीं, लॉजिक बोलना चाहिए, वो मैं तुमको बताऊंगा। और फिर मैं बताऊंगा यार इन लॉजिक के हिसाब से अगर अपन चले तो अपन ऐसे फिजिक्स के टॉपिक जिनके बारे में अभी अपन ने पढ़ा भी नहीं है, जिनके बारे में अपने को पता भी नहीं है, वो वाले टॉपिक्स के भी कुछ फंडामेंटल चीजों को अपन वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ इक्वेशंस को अपन लोग डिराइव करके प्रूव कर सकते हैं। तो यार इसलिए हमारे लिए डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। कई बार ये हमारे लिए इसलिए भी हेल्पफुल हो जाता है कि हमें यूनिट कन्वर्ट करना हो उस वक्त ये काम आ जाता है, या फिर कई बार इसलिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है कि यार अगर हमें मान लो कि कोई चीज दी हुई है और हमें पता करना है कि यार ये वेरीफाई करना है करेक्ट है या नहीं, तो अपन डायमेंशन एनालिसिस भी एक टूल है जिससे हम हमारे कुछ इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में आने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझाना चाहूंगा, वो है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या? या पहले तो अपन एक नॉर्मल कोई फिजिक्स का लॉ से इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे मैंने मानो लिख दिया F बराबर ma। ये मेरा क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। यहाँ पे ये इक्वेशन है जो बेसिकली लेफ्ट साइड की जो भी मेरे वेरिएबल है उसको राइट हैंड साइड के वेरिएबल से इक्वेट करती है। या डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के साथ इक्वेट करें, है ना। तो यार अगर मेरे को इसी की डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी होगी तो यार इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी कि यार LHS पे जो भी है उस चीज की डायमेंशन इज इक्वल्स टू RHS पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि फोर्स की डायमेंशन किसके बराबर है, मास की डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन। भाई अपन ने फोर्स की डायमेंशन ऐसे ही तो कैलकुलेट करी थी, बस उस वक्त मैंने ये नहीं बताया था कि ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक। यार ये जो डायमेंशनल इक्वेशन है इसी को अपन यूज करेंगे अपने डायमेंशन एनालिसिस के लिए। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, किसी गिवन डायमेंशनल इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई फिजिक्स के लॉ को डिराइव कर सकते हैं, या यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें अपन इसी लेक्चर में अभी पढ़ेंगे। तो यार अपन एक काम करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के सबसे पहले प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, जो कि है यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूं कि यार अपन बेसिकली इसमें करने क्या वाले हैं। जैसे अगर मैं तुमको बोल दूं कि मेरे पास क्या है, ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन से मैंने क्या किया, एक बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, स्पीड u से। तो यार ये बॉल क्या करी, टॉप पॉइंट पे गई, एक जगह पे आके रुकी, और उसके बाद क्या हुई, वापस नीचे आना स्टार्ट हुई। भाई यही तो होता है, किसी चीज को अगर मैं ऊपर उछालता हूं तो वो ऊपर जाता है, एक हाइट तक जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। तो बॉल को भी अगर मैं u स्पीड से फेंकूंगा तो वो एक हाइट तक ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। अच्छा, इसको ऊपर जाने पे तो अगर मैंने इसको u स्पीड दिया है तो u स्पीड अगर दूंगा तो ये कुछ हाइट h तक जाएगी, कोई दूसरी स्पीड से फेंकूंगा तो हो सकता है कोई और हाइट पे चली जाए, थोड़ा ज्यादा जोर से फेंकूंगा तो थोड़ा ज्यादा हाइट पे जाएगी, है ना। तो यार मेरे को ये नहीं पता है, अभी अपन ने फिजिक्स नहीं पढ़ा, अभी अपन ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि यार इसको मैं अगर फेंक रहा हूं तो ये मैक्सिमम जितनी हाइट तक जाएगी
उस हाइट को अगर मैं कह दूं एच मैक्स या कैपिटल एच, तो यार ये जो कैपिटल एच है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसकी इनिशियल फेंकी गई स्पीड यू के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा यार? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है यार, अपन जब फिजिक्स पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन वगैरह, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, तो यार उसमें अपन ये सारी चीजें डिराइव भी करेंगे। लेकिन अगर मैं इस वक्त तुमको बोल दूं कि यार ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होती है ये होती है यू स्क्वायर बाई 2g, या ये मैं तुमको बोल दूं कि यार ये होती है हमारे पास यू क्यूब बाई 2g, और मैं तुमको बोल रहा हूं यार इन दोनों में से एक फॉर्मूला सही है, एक फॉर्मूला गलत है। क्या हम पता लगा सकते हैं इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है? हाँ भाई, पता कर सकते हैं। कैसे? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। यार अगर मेरे पास डायमेंशनल एनालिसिस के, या अगर मान लो फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एक इक्वेशन करेक्ट है, तो यार उसके एलएचएस और आरएचएस वाली क्वांटिटी इक्वल होगी। अगर उसके एलएचएस और आरएचएस की क्वांटिटी इक्वल है तो उसके एलएचएस की फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन और आरएचएस की फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो यार इनमें से जो भी मेरा करेक्ट वाला ऑप्शन है उसके लिए हमारे एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? इक्वल। तो यार एक बार क्या करूंगा यार, भाई ये एच क्या है? हाइट। हाइट क्या होती है? डिस्टेंस, लेंथ। तो यार हमारे पास एलएचएस की डायमेंशन दोनों जगह क्या है? m0 l1 t0। आरएचएस की डायमेंशन में अगर इनकी मदद से कैलकुलेट कर लूं तो यार जिस भी केस में आरएचएस की डायमेंशन लेंथ के बराबर आ जाएगी वो फॉर्मूला करेक्ट होगा और दूसरा फॉर्मूला रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि यार हमारे एलएचएस की जो डायमेंशन है वो होनी चाहिए आरएचएस के डायमेंशन के बराबर। ठीक है, तो यार एलएचएस की डायमेंशन हमारे पास क्या है? एलएचएस की डायमेंशन है हमारे पास m0 l1 t0। क्यों? क्योंकि एलएचएस हाइट है, हाइट क्या होती है? लेंथ होती है, लेंथ है तो m0 l1 t0। लेकिन हमारे पास आरएचएस दो प्रकार के हैं, एक है हमारे पास u स्क्वायर बाई 2g, एक है u क्यूब बाई 2g। बारी बारी से दोनों के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो यार आरएचएस 1 की जो डायमेंशन होगी वो होगी u स्क्वायर बाई 2g की डायमेंशन, यानी कि वो होगी स्पीड की डायमेंशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की डायमेंशन। क्यों? क्योंकि यार अपने पास ये 2 है तो ये तो 2 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टाइप की चीज है। ठीक, अब अगर इसकी बात करूं तो यार हमारे पास स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? l1t-1 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? l1t-2। किसके बराबर हो गया ये? l2t-2 डिवाइडेड बाय l1t-2। t-2 से t-2 कैंसल आउट हो गया, l2 बाय l1, केवल l1 बचा। तो हाँ यार हमारे पास जो पहली बार आया है ना, कौन? u स्क्वायर बाई 2g। इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर है यार? लेंथ के डायमेंशन के बराबर। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं u क्यूब बाई 2g की, आरएचएस 2, तो यार इसकी डायमेंशन क्या होगी यार? u क्यूब बाई 2g की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी यार? u की डायमेंशन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन। इसकी डायमेंशन l1t-1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन l1t-2। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? l क्यूब t-3 डिवाइडेड बाय l1t-2। अब अगर मैं देखूं तो यार l क्यूब से l1 कट गया, क्या बचा? l2। t-3 से t-2 कट गया, क्या बचा? t-1। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई यार? u क्यूब बाई 2g की। अब यार एक चीज तो दिख रही है कि यार u क्यूब बाई 2g की डायमेंशन h की डायमेंशन के बराबर नहीं है, तो क्या मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि यार ये वाला ऑप्शन, ये वाली इक्वेशन तो डेफिनेटली क्या है? गलत। तो यार हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे जो हमारे पास आरएचएस की डायमेंशन है वो एलएचएस की डायमेंशन के बराबर है। इसकी मदद से मैंने इसको प्रूव नहीं कर दिया कि यही होगा, लेकिन मैंने वेरीफाई किया कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ यार ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये जो मैक्सिमम हाइट है वो इन दोनों में से ही किसी एक फॉर्मूले से आएगी, तो यार वो बताओ कौन सी होगी, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि अगर इन दोनों में से ही एक फॉर्मूला है तो यार ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो यार यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्या बात समझ में आती है यार? क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमें इसीलिए हेल्पफुल हो जाता है यार, कई जगहों पे हमारे को क्या होता है कि जो इक्वेशंस है उनको वेरीफाई करने के काम आ जाता है। अच्छा, कई बार हमारे लिए एक इस तरह से भी काम करता है कि यार अननोन क्वांटिटी जो भी हमारी इक्वेशन में है उस इक्वेशन की अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन भी कैलकुलेट करने के लिए ये काम आ जाता है। कैसे आ जाता है यार? चलो उसी चीज को समझते हैं। ठीक यार, उनसे उसको समझने से पहले एक काम करते हैं,
अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख लेते हैं, ठीक है यार। तो यार अगली हेडिंग डालना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये हमारे किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि यार अगर मेरे पास कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन किसके बराबर होगी? राइट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के बराबर। यार इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि यार फर्स्ट प्रिंसिपल को ऐसे लिख लो कि फॉर अ डायमेंशनल इक्वेशन दी dimensional of physical quantity on left hand side is equals to dimension of physical quantities on right hand side। क्या ये बात समझ में आती है यार? चल अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जब भी मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करूंगा तो उनका एडिशन केवल और केवल तब कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन क्या हो? सेम। ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं कि यार मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और मेरे पास 1 केजी गोल्ड है, तो क्या इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को मैं ऐड कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते यार, है ना। तो हमारे पास यार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं यार, है ना भाई। 1 मीटर कपड़े में से 1 किलो मास तो माइनस नहीं किया जा सकता। मतलब बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में बात कर रहा हूं। देन जब भी प्लस माइनस करना होगा तो हमारे दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। या उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। यार हमारा जो सेकंड लॉ या सेकंड रूल है वो ये कहता है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट केवल और केवल तभी किया जा सकता है जब वो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की हो। तो इसमें लिख लो फिजिकल क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड if they have same dimensions and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या? देखो फिजिकल क्वांटिटीज को केवल तब ऐड किया जा सकता है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या? दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर तुम ऐड कर रहे हो इसका मतलब है कि दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। थर्ड रूल की बात करते हैं। अब भाई प्लस माइनस करना था तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए थी। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए क्या हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? हाँ भी कर सकते हैं यार। भाई स्पीड ही ले लो, स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस बाय टाइम होती है। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करके बनाया जा रहा है। ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर IR, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। तो यार हम लोग ये कर बोल सकते हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन अलग अलग है उनको हम लोग प्लस तो नहीं कर सकते, माइनस तो नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट dimensions can be multiplied or divided। ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में मेरे पास जितने भी टर्म्स होंगे सारे टर्म्स की फिजिकल क्वांटिटी सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होगी? सेम। जैसे अगर मान लो कि मैं तुमको बोल रहा हूं, चलो पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर समझते हैं। क्या? इन ए डायमेंशनल इक्वेशन dimensions of all the terms are same। अब भाई टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं तो यार उसको अपन समझते हैं।
ये सारे मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो यार अपन टर्म्स को समझते हैं, फोर्थ वाले रूल को समझते हैं। भाई अगर मैं तुमको इक्वेशन बोल दूं कि यार हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यार इसको तुम क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या है यार, जो LHS पे आए अगर इसमें मैं देखूं तो यार प्लस वगैरह के बीच में देखो तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर क्या है, एक टर्म, बी स्क्वायर क्या है, एक टर्म, 2ab क्या है, एक टर्म। ये जो प्लस माइनस साइन के में से जो डिवाइडेड है, ये पूरी चीज क्या है, एक टर्म, ये पूरी चीज क्या है, एक टर्म, ये पूरी चीज क्या है, एक टर्म। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, ये पूरा एक टर्म है। प्लस के बीच वाली चीजें सारी क्या है, ये अपने आप में टर्म। केवल प्लस नहीं, माइनस से भी होता है ये। कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यार a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यार यहाँ पे भी हमारे पास तीन टर्म है, एक है ए स्क्वायर, एक है बी स्क्वायर, एक है 2ab। या किसी भी इक्वेशन में ये जो प्लस माइनस साइन के बीच वाली चीजें होती है, ये अपने आप में पूरा एक क्या होता है, टर्म होता है। और हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का चौथा नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन है तो उसमें सारे टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी, सेम। इसका मतलब क्या, यार ए स्क्वायर भी एक टर्म है, बी स्क्वायर भी एक टर्म है, 2ab भी एक टर्म है, इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी, सेम। क्यों होनी चाहिए भाई, अपना सेकंड रूल ही था, फिजिकल क्वांटिटीज केवल और केवल तब सब्सट्रैक्ट या ऐड की जा सकती है जब उनकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो। तो अगर मैं ए स्क्वायर में बी स्क्वायर ऐड कर रहा हूं तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। इसमें से 2ab माइनस कर रहा हूं तो इनकी और इनकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। और यार इन सबको प्लस माइनस करूंगा तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वही हमारी क्या होनी चाहिए, एलएचएस की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। तो यार हम लोग ये बोल सकते हैं कि कभी भी कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन हो तो उसमें हर टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या आएगी, सेम। क्या ये बात समझ में आती है? इनफैक्ट इस चीज को अपन अभी के अभी वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं यार, मान लो कि यार मेरे पास जो ए है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ का, क्या है वो, एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की। तो यार अगर मैं बोल रहा हूं कि यार ए की डायमेंशन किसके बराबर है, एल की, तो यार तुमको मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की डायमेंशन बताओ और डायमेंशनल एनालिसिस में जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसके रूल्स को वेरीफाई करो। तो यार कैसे करेंगे, सबसे पहले भाई अगर ए की डायमेंशन L1 के बराबर है तो यार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ए में से अगर मैं बी को माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी तो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों की डायमेंशन सेम हो। यहाँ पे अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो मैंने वाइस वर्सा लिखा था कि कहीं पे भी प्लस माइनस हो रहा है मतलब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज बराबर है। तो यार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यार ए की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, बी की डायमेंशन के बराबर। ए की डायमेंशन क्या है, L1, तो बी की डायमेंशन भी क्या हो गई, L1। चलो उसके बाद अपन अगर मान लो कि ये सारे टर्म्स की डायमेंशन निकाल दे तो यार ये सारे टर्म्स की डायमेंशन अगर हमारे पास सेम आ गई, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर की डायमेंशन, ए की स्क्वायर की डायमेंशन, बी स्क्वायर की डायमेंशन और 2ab की डायमेंशन, अगर ये सारी डायमेंशन आपस में इक्वल आ गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यार हमारे हर टर्म की डायमेंशन सेम है। ठीक है यार, सेकंड अपन अब क्या निकालना चाह रहे हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की डायमेंशन, ए स्क्वायर की डायमेंशन, बी स्क्वायर की डायमेंशन, 2ab की डायमेंशन। अगर ये सारी डायमेंशन सेम आ गई तो इसमें हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वेरीफाई हो जाएगा। चलो ए माइनस बी, अगर ये माइनस हो रहे हैं तो इन दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी और इनके सब्सट्रैक्शन की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन वही होगी जो इन दोनों की इंडिविजुअल क्वांटिटीज की डायमेंशन थी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, L1, और इसका हमारे पास क्या है, स्क्वायर। तो यार ये डायमेंशन हमारे पास क्या हो गई, L2। तो यार ए माइनस बी के होल स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो क्या है, L2। ए स्क्वायर की डायमेंशन, तो ए की डायमेंशन क्या है, L1 का स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या है, L2। बी स्क्वायर की डायमेंशन, तो यार ये हमारे बी की डायमेंशन क्या है, L1 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या आ गया, L2। 2ab की डायमेंशन माने कि ए की डायमेंशन इंटू बी की डायमेंशन, ए की डायमेंशन क्या है, L1, बी की डायमेंशन क्या है, L1, ये क्या हो गया, L1 इंटू L1, कितना बन गया ये हमारे पास, L2। तो यार हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन थी
इसमें अगर मैं इसके डायमेंशनल इक्वेशन की बात करूं तो हर टर्म की हमारे पास डायमेंशन सेम है। तो ये हमारा यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो गया, वेरीफाई। अब यार इसके फायदे क्या, इसके फायदे कि कल को अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें तुम अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, लिख लो यार इसको, हमें इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करो भाई। हमारे पास एक बंदे की वेलोसिटी है at प्लस बी के बराबर। ठीक है यार, यहां पे मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, v जो है बंदे की वेलोसिटी है, a जो है t जो है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, a एंड b आर सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तुम्हारा सवाल है फाइंड पहला डायमेंशन ऑफ ए, दूसरा डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बाय बी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये क्वेश्चन अपन अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि ए टी और बी को प्लस कर लो, मतलब ए टी और बी की डायमेंशन आपस में सेम होनी चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का आखिरी लॉ ये कहता है कि अगर ये डायमेंशनल इक्वेशन है तो इसमें हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, मतलब b की डायमेंशन v की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, at की डायमेंशन भी v की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। सॉरी, तो अगर अपन इसका सोल्यूशन करें तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार v की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, at की डायमेंशन की, जो किसके बराबर होनी चाहिए, b के डायमेंशन के। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मेरी b की डायमेंशन है वो किसके बराबर है, v की डायमेंशन L1 t-1 के बराबर। दूसरी बात at की डायमेंशन, at की डायमेंशन को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू टाइम की डायमेंशन, ये भी किसके बराबर है, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 t-1 के बराबर। a की डायमेंशन तो मुझे पता नहीं, लेकिन टाइम की डायमेंशन t1 है जो किसके बराबर हो जाएगा, L1 t-1 के बराबर। तो यार हमारे पास जो a की डायमेंशन है t1 डिनोमिनेटर में आएगा तो ये ऊपर जाके t-1 एक और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L1 t-2। तो यार ये हमारे पास क्या आ गया यार, a की डायमेंशन। तो यार हमारे पास क्या आ गया यार, a की डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ। b की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ। क्या उसने क्वेश्चन में a और b की डायमेंशन पूछी है? भाई a की तो पूछी है लेकिन b की नहीं पूछी, बल्कि किसकी पूछी है, a स्क्वायर बाय b की। कोई बात नहीं यार, अपन अपने काम पे लग जाते हैं। a की डायमेंशन तो पूछी है, a की डायमेंशन क्या है, L1 t-2, तो इसका आंसर हो गया L1 t-2। अगर a स्क्वायर बाय b की डायमेंशन पूछी है तो कोई दिक्कत नहीं यार, a स्क्वायर बाय b की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ a का स्क्वायर बाय डायमेंशन ऑफ b। यार ये हमारे पास किसके बराबर होगा, a का डायमेंशन L1 t-2 का स्क्वायर, b का डायमेंशन L1 t-1। यार ये डायमेंशन हमारे पास L2 t-4 ओवर L1 t-1 होगी, ये हमारे पास L1 t-3। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यार, L1 t-3। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, इसमें हमें फायदा क्या हुआ भाई, हमारे पास अगर कहीं पे भी कोई भी किसी भी इक्वेशन लिखी थी तो यार हम लोग हमारे डायमेंशन एनालिसिस की मदद से जो अननोन लोग हैं उनकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमको उनकी डायमेंशन पता लग रही है तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे भाई a की डायमेंशन क्या आई, L1 t-2, किसकी डायमेंशन होती है, L1 t-2, एक्सेलरेशन। b की डायमेंशन क्या आई, L1 t-1, b की डायमेंशन अगर मेरे पास L1 t-1 है तो b क्या हो सकता है, वेलोसिटी। तो यार क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हाँ यार ये हमारे पास कुछ कुछ उसी इक्वेशन जैसा है जो तुमने पढ़ा होगा यार, v बराबर u प्लस at। पढ़ा है या नहीं पढ़ा यार 9th क्लास में, 10th क्लास में, कि फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लेकिन यार बस मैंने इसको भी डिराइव नहीं किया,
लेकिन मैंने बोला कि यार अगर तुमको इस टाइप की कोई इक्वेशन दी हुई है तो जो मेरे अननोन पैरामीटर्स है क्या इनकी डायमेंशंस और इनकी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं गेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। किसकी मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? चल आगे बढ़ते हैं यार। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन तुमको इस बार क्या करना है यार, किसी एक इक्वेशन में दूंगा और तुम्हें अननोन क्वांटिटी को गेस करना है कि यार वो अननोन क्वांटिटी हमारे पास आखिर किसके बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, यार मैं तुमको लिख के दे रहा हूं क्वेश्चन। क्या मेरे पास एक फोर्स है और वो फोर्स मेरे पास रो एम माइनस रो एल, ठीक है ऐसे ही रहने दो, इनटू ए बी के बराबर है। ठीक है, या चलो ए बी को भी थोड़ा सा इजी कर देते हैं, इनटू ए इंटू स्मॉल जी के बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है? अब यार देखो यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी है ये हमारे पास क्या है यार, तो यार मैं तुमको बता रहा हूं कि एफ हमारे पास क्या है, फोर्स, रो एम और रो एल हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एंड लिक्विड, जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तुमसे पूछा हुआ है कि यूनिट या ए कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन ए, ये हमारे पास क्या हो सकता है, लेंथ। ऑप्शन बी एरिया, ऑप्शन सी वॉल्यूम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब ये सवाल जो है ये बेसिकली सवाल हमारे पास आता है फ्लूइड से। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स जब अपन पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि यार हमारे पास कोई भी बंदा है जिसको पानी के अंदर रखा हुआ है, तो यार उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होता है ग्रेविटी और बाउंसी के कारण, उसका फॉर्मूला यही आता है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की खासियत क्या है, बिना फ्लूइड स्टैटिक्स को जाने, बिना हमारे पास कोई फोर्स या न्यूटन्स के लॉ का अंदाजा या ज्ञान हुए भी मैं इस इक्वेशन में इस अननोन क्वांटिटी ई के बारे में पता लगा सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आती है? किसकी मदद से? अगेन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। ठीक है यार, चलो यार इसको अपन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, फोर्स। तो राइट हैंड साइड की जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, मैं रो एम और रो एल को मैं से इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो रो एम और रो एल दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन अगर दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए तो यार हाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि रो एम रो एल दोनों क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर मीटर क्यूब, यही होती है। तो यार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार ये दोनों की अगर हमारे पास यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पूरी इक्वेशन में रो एम रो एल एफ जी सबकी डायमेंशन पता है सिवाय ए के, तो क्या मैं ए की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो यार करके दिखाते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एफ किसके बराबर हो जाना चाहिए, डायमेंशन ऑफ रो एम माइनस रो एल इंटू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ जी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी यार, m1 l1 t माइनस 2। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो वो होगी यार मास पर मीटर क्यूब, तो वो क्या होगी यार m1 l माइनस 3 इंटू ए की डायमेंशन हमें पता नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन l1 t माइनस 2। तो यार अगर मैं यहाँ से ए की डायमेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वो है m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l1 t माइनस 2 इंटू m1 l माइनस 3। अब अगर यहाँ से देखो तो यार L1 से L1 कट गया, M1 से M1 कट गया, T माइनस 2 से T माइनस 2 कट गया, तो ये हमारे पास L माइनस 3 ऊपर जाके क्या बन गया, L3।
अच्छा, L3 वाली फिजिकल क्वांटिटी मतलब A जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन क्या है, L3। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन L3 है? वॉल्यूम है, मास इनटू लेंथ है, मतलब सॉरी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, मीटर क्यूब, यानी कि L3। तो यार हमारे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। तो यार हम फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते, हम प्रेशर के बारे में नहीं जानते, इसमें हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या रोल है वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस फ्लूइड स्टेट्स की इक्वेशन में अननोन फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन करने में कैपेबल हूँ। और ये कैपेबिलिटी हम किसके कारण पा रहे हैं? डायमेंशनल एनालिसिस के कारण। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज और बता दूं, मतलब एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं कि यार हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये सारे रेशियोज हमारे पास क्या होते हैं यार? डायमेंशन लेस। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन थीटा की, तो यार साइन थीटा की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? तो यार m0, l0, t0, इनफेक्ट केल्विन भी जीरो, मूल भी जीरो, कैंडेला भी जीरो और टेम्परेचर भी जीरो, है ना। चलो यार अगर अपन इसकी बात करें तो यार ये तो ठीक है, लेकिन यार ये जो अंदर थीटा है इसकी डायमेंशन क्या होती है? यार थीटा के बारे में भी मैंने बताया था कि थीटा एंगल है। एंगल को मैंने कभी बोला था आर्क ओवर रेडियस, ऑल्थो इसको अपन बेसिक मैथ्स में कवर करेंगे, लेकिन थीटा भी हमारे पास क्या है यार? डायमेंशनलेस। m0, l0, t0। ये बात समझ में आती है? तो कल को अगर मैं साइन के अंदर भी कोई चीज लिख दूं तो वो अंदर वाली चीज पूरी क्या होनी चाहिए? डायमेंशनलेस। अच्छा, इसके अलावा एक बात और, जैसे याद रखना साइन थीटा, कॉस थीटा, ई का पावर x, लॉग x, ln x, ये वाली सारी चीजें हमारे पास क्या है? डायमेंशनलेस। ये तो पता ही है यार सर, इसमें क्या नई बात बता दी? इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? साइन थीटा के अंदर जो थीटा है, कॉस थीटा के अंदर जो थीटा है, ई की पावर में जो x है, लॉग के अंदर जो x है, ln के अंदर जो x है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? डायमेंशनलेस। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। तो यार हमारे पास ना केवल साइन थीटा, कॉस थीटा, ई की पावर x, लॉग x डायमेंशनलेस है, बल्कि उनके अंदर में या इनकी पावर में जो चीजें हैं वो भी हमारे पास पूरी पूरी क्या है? डायमेंशनलेस। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। इसको चाहे तो यार स्टार करके अपने नोट्स में एक जगह पे लिख लो। तो यार चलो अपन वापस से इन्हीं फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कुछ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस bv, या इसको ऐसा लिख लेते हैं ई की पावर माइनस kt। क्या ये बात समझ में आती है? अब यार ये इक्वेशन एग्जैक्टली किसकी है? यार एक्चुअली ना होता ये है कि जब पानी की जो बारिश होती है ना यार, तो यार बादल में से जब बारिश का पहला ड्रॉप गिरता है और वो ड्रॉप नीचे गिर के जमीन तक आता है, तो यार उसकी जो वेलोसिटी होती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब ये चीज कहाँ से आई उसकी चिंता अपने को नहीं करना है, वो जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे उस वक्त पे देखेंगे कि यार ये वाली चीजें कैसे होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यार अपने को अगर इसने ये वाली चीज दे दी है तो यार इससे रिलेटेड वो कुछ भी चीज पूछ सकता है। मान लो उसने पूछ दिया फाइंड डायमेंशन ऑफ के, तो क्या मैं यहाँ पे के की डायमेंशन निकाल सकता हूं? चलो के की डायमेंशन भी निकालने को बोल दिया और वी नॉट की डायमेंशन भी निकालने को बोल दिया। क्या इन दोनों की डायमेंशन निकाल सकते हैं? हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। चलो V की डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी है, क्या हो जाएगी? L1t माइनस 1। यहाँ पे यही डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? V नॉट की डायमेंशन इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस kt की डायमेंशन। अब भाई एक बात बताओ यार, ई की पावर में कुछ है तो यार ये वाली पूरी चीज हमारे पास क्या है? डायमेंशनलेस। यार ये वाली पूरी चीज हमारे पास क्या हो गई भाई?
डायमेंशनलेस। इसको मैं अगर 1 के साथ प्लस माइनस कर रहा हूं तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो इनका सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल था जब दूसरा वाले बंदे की डायमेंशन और इस वाले बंदे की डायमेंशन सेम हो, और इसकी डायमेंशन अगर डायमेंशन लेस है तो यार ये वाला बंदा भी क्या हो गया, डायमेंशनलेस। तो क्या मैं इन दोनों को बोल सकता हूं कि ये हमारे पास कैसी क्वांटिटीज है, डायमेंशनलेस। ठीक है यार, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों डायमेंशन लेस है तो इनका सब्सट्रैक्शन भी क्या आएगा, डायमेंशन लेस। तो यार इसकी जो अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार L1t माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए, V0 की डायमेंशन इंटू इसकी डायमेंशन M0 L0 T0। इसका मतलब है कि मेरे V0 की जो डायमेंशन है वो और कुछ नहीं बल्कि L1t माइनस 1 के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आती है भाई? इसमें अपने को इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है कि यार ये इक्वेशन कहाँ से आई, वो तो यार मैंने तुमको मतलब बता दिया कि ठीक है पानी की जो बूंद बादल से गिरती है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे डिपेंड करती है, लेकिन अभी अपने को इसकी चिंता नहीं करनी है। इसके बारे में अपन काइनेमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन फ्लूइड डायनामिक्स के वक्त भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी चिंता नहीं करनी है। अभी देखो डायमेंशनल एनालिसिस का फायदा ही ये है कि बिना किसी चैप्टर को उसका थ्योरेटिकल नॉलेज हुए बिना भी मैं उसके बारे में, उसकी इक्वेशंस और उसकी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सर्टेन चीजें बता सकता हूं, और मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो यार V0 की हमारे पास क्या होगी, L1t माइनस 1, मतलब बेसिकली V0 उसकी क्या है, वेलोसिटी ही है। चलो अच्छा, k की डायमेंशन बता सकते हो क्या? हाँ यार, e अगर मेरे पास e की पावर x डायमेंशन लेस होती है तो जो e की पावर में चीज होती है वो भी तो मेरे पास क्या होती है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि यार kt अपने आप में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमारे पास डायमेंशन लेस है। इसका मतलब कि k की डायमेंशन इंटू टाइम की डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर है, M0 L0 T0 के बराबर है ना। टाइम की डायमेंशन kt है ना, मतलब k इंटू टी की डायमेंशन 1। तो यार हमारे पास k की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, t माइनस 1। क्या ये बात समझ में आती है? तो क्या इस इक्वेशन से मैं V0 और k दोनों की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकता था? हाँ भाई कर सकता था। ठीक है यार, एक आखिरी क्वेश्चन इसी टाइप का, फिर अपन अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। एक आर्बिटरी सा इक्वेशन लिख दे रहा हूं जो कि कोई फिजिकल लॉ नहीं है, बस अपने क्वेश्चन के लिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, चल मान लो मैंने लिख दिया फोर्स इज इक्वल्स टू AT प्लस BV प्लस C साइन ओमेगा टी, या T स्क्वायर C साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आती है? यहां पे मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यार F हमारे पास क्या है, फोर्स, T हमारे पास क्या है, टाइम, और ABC ओमेगा आर सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा ये यार तुमको W दिख रहा होगा, ये W नहीं, एक्चुअल में क्या है, ओमेगा। हमारा ग्रीक लेटर जैसे होते हैं ना यार, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे ही एक लेटर होता है हमारे पास ओमेगा। ठीक है यार, इसका कैपिटल हमारा ओमेगा ऐसा भी बनाया जाता है। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा कैपिटल ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये ओमेगा लिखा है, भले दिखने में W दिख रहा है बट ये ओमेगा लिखा है। ठीक है, कुछ नहीं, नाम ही है, W लेके करेंगे तो भी वही आएगा, है ना। चलो बताओ भाई बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन के सारे टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम डायमेंशन वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो फोर्स की डायमेंशन है वही हमारे पास AT की डायमेंशन है, वही हमारे पास BV की डायमेंशन है, और वही हमारे पास T स्क्वायर C साइन ओमेगा टी की डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा एक वेरिएबल छूट गया इसमें, V। तो यार V तुमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे यार इसको अपन? सबसे पहले AT की डायमेंशन को F की डायमेंशन से इक्वेट किया, F की डायमेंशन से इक्वेट किया, तो यार हमारे पास AT की डायमेंशन क्या होगी,
ए की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन t1 इज इक्वल्स टू फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2। इसका मतलब कि ए की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, m1 l1 t माइनस 3। तो यार ये हमारे पास क्या आ गई, ए की डायमेंशन। बी, वी की डायमेंशन क्या होगी, बी की डायमेंशन इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी l1 t माइनस 1। ये किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स की डायमेंशन के। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m1 l1 t माइनस 2। l1 से l1 का हिसाब हो गया और t माइनस 1 जब इधर गया तो हमारे पास क्या बन गया, t माइनस 1 डिनोमिनेटर में तो t प्लस 1 न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो गया t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 1। तो यार हमारे पास b की जो डायमेंशन आई वो आई m1 t माइनस 1। क्या ये बात समझ में आती है भाई, यहाँ पे t1 था तो यहाँ पे t1 नीचे गया तो ऊपर आके t माइनस 1 हुआ तो t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 3 बना। यहाँ t माइनस 1 था, डिनोमिनेटर में जाके t माइनस 1 आया तो ऊपर जाके t प्लस 1 आया, t माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया t माइनस 1। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, b की। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यार यहाँ पे तीसरे वाली की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, टी स्क्वायर इंटू सी की डायमेंशन इंटू साइन ओमेगा टी की डायमेंशन। लेकिन यार ये जो साइन ओमेगा टी है ये अपने आप में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यार ये वाली चीज हमारे पास क्या है, m0 l0 t0, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब c इंटू टी स्क्वायर की डायमेंशन ही किसके बराबर है, फोर्स की डायमेंशन के बराबर। यार मैं ऐसा भी लिख सकता था, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगी, c की डायमेंशन इंटू टाइम की डायमेंशन का स्क्वायर। ठीक, ये l है, ये c है। ठीक, तो यार हमारे पास जो c की डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, t2 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर जाके t माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, m1 l1 t माइनस 4। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी c की डायमेंशन भी कैलकुलेट हो गई। अब यार आखिरी काम क्या बचा है, ओमेगा की डायमेंशन कैलकुलेट करना। तो यार हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार साइन थीटा की डायमेंशन तो होती है डायमेंशन लेस, लेकिन साइन थीटा के अंदर जो थीटा होता है वो थीटा भी क्या होता है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब कि यार ओमेगा टी भी हमारे पास क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। चलो ओमेगा टी की डायमेंशन देखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार ओमेगा टी की डायमेंशन मतलब ओमेगा की डायमेंशन इंटू टाइम की डायमेंशन। क्योंकि ये एक एंगल है तो ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। तो यार यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यार ओमेगा की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, t माइनस 1। क्या ये बात समझ में आती है, तो यार हमारे पास यहाँ से ओमेगा की डायमेंशन क्या आ गई, t माइनस 1। तो यार हम लोग a b c ओमेगा सबके डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक। तो यार डायमेंशनल एनालिसिस का एक फायदा तो ये हुआ कि यार कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन दे रखी है या कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसमें हम अननोन क्वांटिटीज को गेस कर सकते हैं कि यार उनकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपन बाकी फायदे आने से पहले एक बार इसके सारे फायदे एक लिस्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने, तो मैं इसको आप मिटा दे रहा हूँ। भाई देखो, क्लास ऑनलाइन चल रही है, मेरे को पता है तुम लोग पॉज करके इसको लिख सकते हो, इसलिए मैं बोर्ड तुरंत तुरंत मिटा देता हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या एडवांटेजेस होते हैं यार हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के, यार पहला एडवांटेज तो ये होता है, कैन फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी इन एन इक्वेशन। इतनी देर से यही तो करते आ रहे थे अपन। सेकेंड एडवांटेज, कैन डिराइव सम फिजिकल रिलेशंस without exact knowledge
ऑफ देयर थ्योरी। कि यार अगर कुछ चीज़ें हैं जिनकी थ्योरी हमें नहीं पता है तो भी हम उनके बीच के फिजिकल रिलेशंस को डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ F बराबर m है तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ये रिलेशन डिराइव कर सकता हूँ कि हाँ यार फोर्स मास की पावर 1 इंटू एक्सेलरेशन की पावर 1 होगा। मैं चाहूँ तो यार तुमको अगर ये बोल दूँ कि यार ये एक पेंडुलम है, ठीक है, इस पेंडुलम की लेंथ L है और इसका बॉब है, इसका मास m है और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और ये पेंडुलम यहाँ पे अगर स्विंग करने लग गया तो यार इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा वो भी उसका फॉर्मूला भी हम किसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इनफैक्ट कैलकुलेट कर डिराइव कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है? यार ये हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है कई बार कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए। ये बात समझ में आती है? लेकिन यार इसमें एक छोटा सा क्या रहेगा यार लफड़ा, और वो लफड़ा हमारे पास क्या रहेगा कि यार मैं फोर्स बराबर m में एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। मैं बस ये बता सकता हूं कि फोर्स हमारे पास m की किस पावर के ऊपर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन की किस पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मान लो कि मेरे पास F बराबर अगर मैं देखूंगा तो यार ये m की पावर किस पे डिपेंड करेगा, 1 पे, a की पावर 1 पे, लेकिन इसके साथ में जो कोफिशिएंट होगा 1 होगा कि 2 होगा या ये जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आती है? तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि यार हम लोग केवल जो यहाँ पे डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन हमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं देगा, केवल ये बताएगा कि यार ये फोर्स वाली फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज की किस पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चल तीसरा फायदा देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन। क्या अगर मुझे कोई इक्वेशन दी होगी तो क्या मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूं? हाँ यार कर सकता हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी तो अपन ने किए हैं, है ना, या मैं अभी और करवा दूंगा। ठीक है, तो यार हम इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी इक्वेशन में से अननोन फिजिकल क्वांटिटी को पता कर सकते हैं, किसी फिजिकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं बिना उसके एग्जैक्ट नॉलेज हुए भी। ठीक है, और फोर्थ यूनिट कन्वर्जन। क्या ये बातें समझ में आती है? तो यार अपन 1 बाय 1 एक एक चीज करके सारी चीजें समझते हैं। ठीक है यार, हमने अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को किसी डायमेंशन इक्वेशन में कैलकुलेट करने के लिए जो काम करना है वो अपन कर चुके हैं। ठीक है यार, एक फिर अगला काम बचता है डिराइव करने का, लेकिन एक काम करो, डिराइव करने से पहले वेरीफाई करना सीखो। वेरीफाई फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला वेरीफाई करके दिखाओ कि यार v स्क्वायर किसके बराबर होगा, u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। दूसरा वेरीफाई करके बताओ s हमारे पास ut प्लस हाफ a t स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सेलरेशन है और s हमारी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है यार, तो यार इसी काम को अपन करते हैं। ठीक, तो यार वेरीफाई करने में करना क्या होता है, वेरीफाई करने में अगर मैंने LHS की डायमेंशंस को और RHS की डायमेंशंस को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब हाँ यार ये वाली चीज को हमने डायमेंशनली वेरीफाई कर लिया। ठीक है यार, सबसे पहले अपन डिराइव करते हैं या सबसे पहले वेरीफाई करते हैं इसको। तो यार अगर मेरे पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है तो यार हमारे पास क्या होना चाहिए, कितने टर्म है यार इसमें, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा, वेरीफाई करने का ये मतलब कि वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कंप्लीटली फॉलो करें, मतलब इन दोनों का समेशन हो रहा है तो इन दोनों की डायमेंशन सेम हो, इसको सम करके जो डायमेंशन आ रही है वो v स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर हो, या इफेक्टिवली हर टर्म की डायमेंशन सेम हो। तो यार क्या मैं इस चीज को वेरीफाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ यार। v स्क्वायर की डायमेंशन की बात करते हैं तो अगर v मेरी फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन L1t-1 का स्क्वायर क्या बन गया, L2t-2। सेकेंड टर्म u स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन का स्क्वायर, यानी कि ये भी हमारे पास क्या बन गया, L2t-2। 2as की डायमेंशन का मतलब एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन,
एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन का मतलब क्या होगा यार भाई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी L1t-2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी L1, L1 इंटू L1 क्या बन जाएगा L2, तो यार ये हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगी L2t-2। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ यार वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस हर एक की डायमेंशन हमारे पास क्या आई L2t-2, मतलब तीनों की डायमेंशन सेम है, यानी कि यार ये हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशनली हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर चुके हैं। क्या यार डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आती है? तो यार हमारे वेरिफिकेशन का यही मतलब है कि अगर कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन गिवन हो तो यार हम उसको देख ले कि ये डायमेंशनली सेटिस्फाई हो भी रही है कि नहीं। जैसे अपन ने शुरू में देखा था यार, जब वो बॉल को यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया था तो मैंने बोला था मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एक बार बोला था यू स्क्वायर बाय 2g, एक बार बोला था यू क्यूब बाय 2g। तुम लोगों ने बताया था ये नहीं होगा ये होगा, कैसे देखा था, डायमेंशनली ही तो वेरीफाई किया था कि यू स्क्वायर बाय 2g की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन है, लेकिन यू क्यूब बाय 2g की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन नहीं। ठीक है यार, चलो सेकेंड वाली इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन को वेरीफाई करना भी आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हमारे पास क्या है सेकेंड में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितने यहाँ पे हमारे पास टर्म्स है, एक टर्म है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एक है यू टी, एक है हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इन तीनों की डायमेंशन सेम आ गई तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली वेरीफाइड हो जाएगी। चलो यार डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यार डिस्टेंस वाली चीज ही हो गई, मतलब ये हमारे पास क्या है L1। यू टी की डायमेंशन मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन इनटू टाइम की डायमेंशन। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो t-1 इंटू T1 हमारे पास क्या हो जाएगा यार T0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा L1। हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन का मतलब एक्सीलरेशन की डायमेंशन इनटू टाइम की डायमेंशन का स्क्वायर। तो ये L1t-2 और ये T2, t-2 इंटू टी प्लस 2 कितना हो गया T0, तो ये डायमेंशन भी हमारे पास क्या बन गई L1। क्या बात समझ में आती है? तो फिर से क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, यूटी की डायमेंशन और हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली वेरीफाइड है। तो ये हमारे सेकेंड इक्वेशन का वेरिफिकेशन हो गया है ना। डायमेंशनल एनालिसिस के चार फायदे बताए थे, एक की कोई अगर इक्वेशन गिवन हो तो अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल पाएंगे, एक की अगर कोई इक्वेशन गिवन हो तो उसको अपन डायमेंशनली वेरीफाई कर पाएंगे, तीसरा कि अपने पास अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हो तो उनके बीच में जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन है वो डिराइव कर पाएंगे, और चौथा यूनिट कन्वर्जन के लिए। तो क्या अपन ने इनमें से दो काम कर लिए। ठीक है, क्या मेरे को इक्वेशन वेरीफाई करते आ गई, हाँ भाई आ गई। क्या मेरे पास कोई इक्वेशन हो तो इनमें से अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करना आ गई, हाँ भाई आ गई। तो यार चलो अपन अगला काम करते हैं, डेरिवेशन वाला, जो फेरेव्स अपने डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यार आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। मैं तुमको कह रहा हूं टाइम पीरियड of a simple pendulum depends on length of pendulum and acceleration due to ग्रेविटी। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम को मैं क्या डिफाइन कर दे रहा हूं, लेंथ ऑफ पेंडुलम को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं L, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं G। ठीक है यार, अब मैं तुमको बोल दे रहा हूं कि इफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट is 2 pi, then find या then derive expression for time period of
सिंपल पेंडुलम। ठीक है यार। अब भाई ये क्वेश्चन अपने को एक बार देखने में एकदम शुरू में लगेगा यार पता नहीं क्या ही हो गया, सिंपल पेंडुलम तो सर ने पढ़ाया नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कुछ बताया ही नहीं, और सीधा हमको बोल दिया पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। अरे हमें तो यही नहीं पता पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। तो यार अपने को यार ये सारे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। ये वाली चीज़ हम लोग बहुत आसानी से हमारे डायमेंशनल एनालिसिस और हमारे दिमाग की मदद से कर सकते हैं। कैसे यार? सबसे पहले अपन यार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है यार। क्या बोला है इसने? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है यार। ये छत है, छत के ऊपर एक डोरी है, डोरी के ऊपर एक मास लगा दिया है। इस डोरी के ऊपर लगे हुए मास को अगर मैं पीछे खींचूंगा और छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऐसे मूव करने लग जाएगा। यही हमारा क्या होता है? सिंपल पेंडुलम। तो यार अगर मैं अपने सिंपल पेंडुलम को एक तरफ खींचूं और यहाँ से रिलीज कर दूं तो यहाँ से अपने इस पोजीशन पे जाता है, फिर यहाँ से अपने दूसरे एंड पॉइंट पे जाता है, ठीक, और फिर यहाँ से वापस पलट के आ जाता है। तो यार हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक, वो कुछ इस टाइप का मोशन करता रहता है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यहाँ से इधर आया, फिर इस एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन के ऊपर आया, फिर इस एक्सट्रीम के ऊपर गया, और ये ऐसे ऐसे मोशन करता रहता है। अब यार ये जो पेंडुलम है, इसको एक पूरा ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं? इसका टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसी को अपन? इसका टाइम पीरियड। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है? L, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसको वापस नीचे खींचने के लिए काम कर रही है वो क्या है? G। तो यार इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बताओ। अब यार ना तो अपन ने पेंडुलम पढ़ा है, ना तो अपन ने SHM पढ़ा है, ना तो अपन ने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है, फिर भी मैं इसके टाइम पीरियड L और G का जो एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकता हूँ। और तो यही फॉर्मूला अपन फिजिक्स के लॉ लगा करके SHM में डिराइव दोबारा करेंगे, और तब मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन को याद रखो। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इसको डिराइव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बोली है, इफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज 2 पाई। क्या है इसका मतलब? तो यार पहले बात समझो क्या, कि जो हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जैसे अगर मैं बोल भी रहा हूं कि यार मैं टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन कर दूंगा इसके लेंथ और जी के टर्म्स में, तो यार टी बराबर एल जी होगा कि टी बराबर सम कांस्टेंट इनटू एल की पावर अल्फा और जी की पावर बीटा होगा। मतलब मेरे पास जो टाइम है वो लेंथ की पावर अल्फा पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बीटा पे डिपेंड करेगा। मतलब एक तरह से ऐसा बोल दो कि टाइम पीरियड क्या होगा? एल की पावर अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बीटा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है, ये अल्फा लिखा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो यार मैं बता सकता हूं कि टी एल की पावर अल्फा जी की पावर बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता है। हमारा डायमेंशनल एनालिसिस इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, हम एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड और ये डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये वाला रिलेशन डिराइव कर रहे हैं कि टाइम पीरियड इनकी किन पावर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आती है? यार ये के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्वेश्चन ने बोल दिया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है? 2 पाई। तो यार अपने को बिल्कुल फिक्र, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अपन सीधा बोलेंगे कि यार टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर होगा? 2 पाई इंटू एल की पावर अल्फा जी की पावर बीटा। अब हमारा काम है केवल ये अल्फा बीटा निकालना, जैसे अभी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हाफ ए टी स्क्वायर में अपन क्या करते थे? ये जो हाफ होता था ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था, इसके बारे में चिंता नहीं करते थे। इसकी डायमेंशन केवल किसके बराबर होती थी? ए टी स्क्वायर के। तो ऐसे आरएचएस में अपने को 2 पाई की चिंता नहीं करनी है, इसकी डायमेंशन केवल किसके बराबर होगी? एल की अल्फा और जी की पावर बीटा के डायमेंशन के बराबर। ठीक है, तो यार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक, यार हमारे पास जो टाइम पीरियड है पेंडुलम है, ये हमारे पास क्या है? तो यार ये है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 पाई इंटू एल की पावर अल्फा जी की पावर बीटा। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है? डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि यार एलएचएस की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? आरएचएस की डायमेंशन। टाइम की डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t1। इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो यार 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं। एल की डायमेंशन क्या होगी? लेंथ की डायमेंशन अल्फा। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? L1 t-2 उसकी पावर बीटा।
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m0 L0 t माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से देखो तो यार m कुछ है क्या? नहीं, तो m0। l कुछ है क्या? हाँ, यहाँ से l की पावर अल्फा, यहाँ से l की पावर बीटा, तो ये क्या हो जाएगी? l की पावर अल्फा प्लस बीटा। t की पावर यहाँ पे कुछ है क्या? हाँ भाई है, क्या है? t की पावर -2 बीटा। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर अपन काम की बात करें तो हमारे पास क्या है यार? ये हमारे पास, अच्छा एक मिनट, टाइम पीरियड है तो ये t की पावर +1 होगी भाई, t की पावर +1 ही तो लिखा हुआ था ऊपर, ठीक। तब अगर अपन यहाँ से देखें तो यार m की जो पावर है यहाँ पे भी m की वही पावर होनी चाहिए, l की जो यहाँ पावर है वही l की पावर यहाँ होनी चाहिए, टाइम की जो पावर है यहाँ भी टाइम की पावर वही होनी चाहिए। इनको इक्वेट करते हैं तो पहली चीज 0 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे l की पावर 0, यहाँ पे l की पावर अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 0 के। t की पावर 1, t की पावर -2 बीटा, मतलब -2 बीटा किसके बराबर है? 1 के। अच्छा, अगर -2 बीटा 1 के बराबर है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बीटा किसके बराबर होगा? -1/2 के। अच्छा, अगर बीटा -1/2 के बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0। मतलब अल्फा प्लस -1/2 क्या है? 0। मतलब अल्फा -1/2 क्या है? 0। यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2। क्या ये बात समझ में आती है? तो यार अगर ये वाली बात समझ में आती है तो यार हमको अल्फा और बीटा के वैल्यूज मिल गए। अगर अल्फा और बीटा के वैल्यूज मिल गए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल की पावर अल्फा, अल्फा मतलब एल के पावर 1/2, जी की पावर -1/2 के। इसका मतलब टाइम पीरियड को अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के लिखो तो क्या लिखना पड़ेगा? सम कांस्टेंट इनटू एल की पावर 1/2 ओवर जी की पावर 1/2। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 पाई, मतलब की वैल्यू 2 पाई, यानी कि टी की वैल्यू t बराबर 2 पाई इंटू, इसको √l लिख सकता हूँ, इसको g लिख सकता हूँ रूट में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? √l/g। तो ये हमने क्या कर लिया यार? एक टाइम पीरियड जिसकी एक पेंडुलम जिसकी लेंथ l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में पड़ा हुआ है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है? क्या हमने पेंडुलम पढ़ा है कभी? क्या हमने एसएचएम पढ़ा है? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ी है? क्या काइनेमेटिक्स पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं इस पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं, किसकी मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। इनफैक्ट बहुत ही फंडामेंटल लॉ भाई, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या इसको डिराइव कर सकते हैं अपन इसकी मदद से? चलो करो यार, अगला क्वेश्चन यही, डिराइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डिराइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं दे सकता भाई। न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर ma में तुम ये बता सकते हो कि फोर्स मास की किस पावर पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन की किस पावर पे डिपेंड करेगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा वो हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से नहीं बता सकते। चलो भाई, डिराइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। यार डायमेंशनल एनालिसिस से अगर इस काम को करें तो यार हमको पता है कि फोर्स F क्या है, मास की पावर अल्फा पे डिपेंड कर रहा है बोल दो, और एक्सेलरेशन की पावर बीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, कायदे से तो क्या बोलना चाहिए? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये अल्फा का साइन है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यार हमारे पास LHS की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? RHS की डायमेंशन, यानी कि मेरे पास m1 L1 t-2 फोर्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? मास की डायमेंशन अल्फा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन बीटा। इसका मतलब m1 L1 t-2 किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ से m की पावर अल्फा, यहाँ से m की पावर 0, ओवरऑल m की पावर अल्फा, यहाँ से l की पावर 0, यहाँ से l की पावर बीटा, मतलब l की पावर ओवरऑल बीटा, t की पावर ओवरऑल -2 बीटा। यहाँ से हमारे पास m की पावर आ गई, l की पावर आ गई, t की पावर आ गई। भाई देखो डेरिवेशन में कुछ नहीं करना है, वो तुमको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखने को बोलेगा, तो क्या कर लो यार, जिस फिजिकल क्वांटिटी को बाकियों के टर्म्स में लिखना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को बाकियों की डायमेंशंस की पावर अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिख के काम कर लेंगे। कि मान लो ये m की पावर अल्फा पे डिपेंड करता है, a की पावर बीटा पे डिपेंड करता है, तो यार m की पावर अल्फा वाली डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की डायमेंशन बीटा वाली के पावर बीटा किसके बराबर होगी? फोर्स की डायमेंशन के
बराबर, अब अगर मैं यहाँ से देखूं यार m की पावर्स को इक्वेट कर दो, अल्फा इक्वल टू 1, l की पावर्स को इक्वेट कर दो, बीटा इक्वल टू 1, t की पावर्स को इक्वेट कर दो -2, मतलब -2 बीटा बराबर -2। यहाँ से हर जगह से हमारे पास निकल के क्या आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू भी क्या है 1, बीटा की वैल्यू भी क्या है 1। मतलब फोर्स मास की पावर 1 पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। मतलब फोर्स एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इंटू एम ए के बराबर है। अब एक्चुअल में हमारे पास इसके लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो 1 ही आ जाता है, इसलिए F बराबर क्या होता है ma। डायमेंशनल एनालिसिस ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं बताता है, लेकिन ये के पावर्स के हिसाब से कैसे डिपेंड कर रहा होगा ये जरूर डिराइव कर देता है। क्या बात समझ में आती है? पक्का? अच्छा एक चीज और, कुछ लोगों के मन में यार ये ख्याल भी आया होगा कि यार सर ने बोला था कि यार ये एक पेंडुलम है, डोरी है, कुछ मास है इनका, इसके ऊपर बॉब या कुछ पॉइंट मास लगा दिया और ये हमारे पास क्या कर रहा है यार, ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से एक्सट्रीम, फिर मीन और ये। तो इसका टाइम पीरियड तो कायदे से इसके मास, लेंथ और जी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका मास भी है, इसकी लेंथ भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, यार इसमें डिपेंड तो एमएलजी के ऊपर करना चाहिए था। जबकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया केवल एल और जी के टर्म्स में किया है। यार हम लोग वो ये भी पता कर सकते हैं कि ये किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसका टाइम पीरियड मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। यहां से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा कि ये m की पावर 0 पे डिपेंड करता है। तो यहां से हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि यार इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इस बॉब के मास से इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ 1 किलो का बॉब लगाओ कि 10 किलो का बॉब लगाओ, अगर तुम्हारी डोरी की लेंथ वही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही है तो टाइम पीरियड सेम आएगा। ठीक है, तो यार चलो इसी चीज को अपन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यार जो मेरा टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो बॉब के मास m, इस स्ट्रिंग की लेंथ l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के ऊपर डिपेंड करता है। तो यार मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर अपन ले लेते हैं अल्फा, ठीक, l की पावर ले लेते हैं बीटा, g की पावर ले लेते हैं गामा। तो यार m0 l0 t1 किसके बराबर हो गया, मास की पावर अल्फा, लेंथ की डायमेंशन की पावर बीटा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन की पावर गामा। क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि यार m0 l0 t-1 किसके बराबर हो गया, m1 की पावर अल्फा, तो यार ये क्या हो गया m की पावर अल्फा, l की पावर यहां से बीटा यहां से गामा, बीटा प्लस गामा, t की पावर केवल यहां से 0 यहां से 0, केवल यहां से t की पावर -2 गामा। अब अगर मैं यहां से m की पावर्स को इक्वेट करूं, b l की पावर्स को इक्वेट करूं, t की पावर्स को इक्वेट करूं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0, बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई 0, -2 गामा की वैल्यू क्या आ गई, एक मिनट, ये -1 नहीं +1 है ना यार भाई, t1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा t1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यार अल्फा की वैल्यू तो 1 हमारे पास चेक हो गया, गामा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो गामा की वैल्यू क्या हो गई -1/2। अच्छा गामा प्लस बीटा क्या है 0, मतलब बीटा -1/2 क्या है 0, मतलब बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई +1/2। तो यार हम लोगों ने क्या किया यार, अल्फा बीटा गामा तीनों को कैलकुलेट कर लिया, अल्फा 0, बीटा 1/2, गामा -1/2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब के मास की पावर 0 पे डिपेंड करता है, लेंथ हमारे पास क्या था l, बीटा क्या आया है 1/2, l की पावर 1/2 पे डिपेंड करता है, g की पावर गामा क्या आया -1/2 पे डिपेंड करता है। तो यार टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, √L/g के। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि मैंने डिराइव नहीं किया, तुम लोगों को बताया है अभी सामने से, कितना होता है 2π√L/g। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पेंडुलम का डायमेंशन टाइम पीरियड। क्या बात समझ में आती है? यहाँ से मैं डायमेंशनली ये प्रूफ कर दिया कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड इस पेंडुलम के मास से इंडिपेंडेंट है। अगर मैं डोरी की लेंथ यही रखूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही रखूँ, तो यहाँ पे 1 किलो का पत्थर लटकाऊं कि 10 ग्राम का पत्थर लटकाऊं, मेरे टाइम पीरियड जो आएगा वो कितना आएगा 2π√L/g। सेम बात समझ में आती है यार?
ठीक। अब यार ये वाली कंक्लूजन्स लाने के लिए ना तो मुझे एसएचएम की जरूरत है, ना तो काइनेमेटिक्स की, ना तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, ना तो ग्रेविटेशनल लॉ की। बस सिंपल सा डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम ये बता पा रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड बॉब के मास से इंडिपेंडेंट है। क्या ये बात क्लियर होती है? आगे बढ़े, चल। वेव्स के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, क्या होती है वेव्स? चलो वेव्स में पढ़ा नहीं रहा हूं अभी मैं बस इतने बात बता रहा हूं। मान लो ये दीवार है और मान लो इसके ऊपर मैंने ये डोरी लटका के रखी है। अब अगर ये डोरी लटका के रखी और अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करना चालू करूं तो यार इसमें डोरी में हमारे पास क्या बनने लग जाएगी यार? वेव्स। तो ये वाली जो वेव्स है ये वेव्स हमारे पास कहाँ प्रोपोगेट करेगी यार? आगे की तरफ। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? तो यार अगर मान लो कि यार एक डोरी है उसमें अगर मैं वेव बना रहा हूँ तो यार वो वेव बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए कि यार ये वेव अगर आगे जा रही है तो एक बात सीधी सी बताओ, अगर डोरी खींची हुई होगी तो उसमें वेव जाएगी कि अगर डोरी ढीली पड़ी होगी तो उसमें वेव जाएगी? डोरी खींची हुई होगी तभी तो वेव जाएगी। क्यों? अगर डोरी ढीली पड़ी है तो अगर तुम उसको खिसका भी दोगे तो केवल डोरी का उतना सा हिस्सा खसक जाएगा। ये बात समझ में आती है? जैसे एक काम करूँ, मैं तुम्हें एक वायर्स पे बताता हूँ। मान लो कि ये डोरी है, ठीक है यार। अभी ये क्या है यार? ढीली पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर ले गया तो ये इधर चली गई, इधर ले गया तो इधर चली गई, इधर ले गया तो इधर चली गई। लेकिन अगर मैंने इसको खींच के टाइट रखा है और अब मैंने इधर से कुछ डिस्टर्बेंस दिया तो यार अगर इसको मैंने टाइट रखा है तो यार इधर से कुछ डिस्टर्बेंस दिया तो वो डिस्टर्बेंस क्या किया? आगे की तरफ मूव किया। लेकिन अगर मैं इसको एकदम ढीला रख देता, अब अगर मैं इसको डिस्टर्बेंस दे रहा हूं तो ये डोरी क्या कर जा रही है? खुद से खींच जा रही है। तो यार अगर मेरे पास किसी डोरी में वेव आगे जानी चाहिए तो यार डोरी हमारे पास खींची हुई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब ये डोरी खींची हुई होती है तो यार मैं क्या कर रहा हूँ? अपने इस हाथ से इसको इस तरफ खींच रहा हूँ, अपने इस हाथ से इसको इस तरफ खींच रहा हूँ। ये पूरी डोरी के अंदर एक फोर्स है ना यार? ये डोरी एक फोर्स से खींची हुई है। इस डोरी को जिस फोर्स से खींच के रखा है उस फोर्स को हम नाम देते हैं टेंशन। क्या नाम देते हैं? टेंशन। ये टेंशन के बारे में अपन ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे होंगे। लेकिन यार अभी के लिए बस इतनी बात समझो कि अगर मैंने एक डोरी को खींच के रखा है तो जितने फोर्स से डोरी को खींच के रखा है उस फोर्स को मैं नाम देता हूं टेंशन इन द डोरी या टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है यार। तो यार अगर मेरे पास स्ट्रिंग में कोई भी वेव प्रोपोगेट करती है तो यार वो जो वेव होती है उस वेव की जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है डोरी में टेंशन कितना है, ठीक है, और डिपेंड करती है डोरी में मास पर यूनिट लेंथ क्या है, ठीक है। या ऐसा बोल दो कि डोरी के मास पे डिपेंड करती है और डोरी के लेंथ पे डिपेंड करती है। क्या ये बात समझ में आती है? मैं तुमको बोल रहा हूं कि यार जैसे ये डोरी में मैं एक वेव बना रहा हूं, ठीक है। जैसे ये डोरी है, इसको मैंने ऐसा एक्सटेंड किया और इसके अंदर मैंने एक वेव बनाई, तो ये वेव जिस स्पीड से गई वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डोरी को मैंने कितने फोर्स से खींचा था, जिसको टेंशन कह रहा हूं। डोरी का मास क्या था, डोरी की लेंथ क्या थी। अब यार तुम्हारा काम ये है कि यार तुमको वेव नहीं पता, तुमको डोरी के बारे में नहीं पता, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पता, टेंशन के बारे में कोई खास ज्ञान नहीं है, फिर भी मेरे को इस डोरी में जो जाने वाली वेव है उस वेव की स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करके दो इन टर्म्स ऑफ डोरी को कितने फोर्स से खींच रखा है, डोरी का मास क्या है, डोरी की लेंथ क्या है। क्या ये काम अपन कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी पेंडुलम के टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, जैसे अभी F बराबर ma डिराइव किया, ठीक है यार। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका सिंपल सा, एक फिजिकल क्वांटिटी पूछी होगी बाकी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में, तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये पहली फिजिकल क्वांटिटी की पावर अल्फा पे डिपेंड कर रही है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की पावर बीटा पे डिपेंड कर रही है, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की पावर गामा पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर यहां से मैं क्या बोल सकता हूं डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कि इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर। तो यार वेव की स्पीड, अब वेव की स्पीड भी क्या है? स्पीड ही है भाई। एक बात बताई थी, एनर्जी चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, उसकी डायमेंशन तो m1 L2 T-2 आती है। फिजिकल क्वांटिटी कहीं की भी हो, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वही है तो डायमेंशन क्या होगी? सेम।
भगते हुए आदमी की स्पीड हो, कि उड़ते हुए प्लेन की स्पीड हो, कि वेव पे मतलब डोरी पे जाने वाली वेव की स्पीड हो, हर टाइप की स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, L1t माइनस 1। तो अपन क्या बोलेंगे यार, वेव की डायमेंशन L1t माइनस 1 या m0 L1t माइनस 1 किसके बराबर होगा, टेंशन। टेंशन क्या बताया था, डोरी को जितने फोर्स से खींच के रखा गया था, मतलब टेंशन क्या है, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या हुआ, m1 L1t माइनस 2 की पावर अल्फा। मास ऑफ डोरी m1 की पावर बीटा, लेंथ ऑफ डोरी L1 की पावर गामा। क्या ऐसा बोल सकता हूं कि यार m0 L1t माइनस 1 किसके बराबर होगा, यहाँ से m की पावर अल्फा, यहाँ से m की पावर बीटा, यहाँ से m की पावर 0, तो क्या बन गया, m की पावर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से l की पावर अल्फा, यहाँ से l की पावर 0, यहाँ से l की पावर गामा, l की पावर अल्फा प्लस गामा, यहाँ से t की पावर माइनस 2 अल्फा, यहाँ से t की पावर 0, यहाँ से t की पावर 0, t की पावर माइनस 2 अल्फा। तो यार हमने पहला स्टेप क्या किया, जो भी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज थी उसको बाकी क्वांटिटीज की पावर अल्फा बीटा गामा में लिख दिया, दोनों तरफ की डायमेंशंस को इक्वेट कर दिया कि यहाँ पे हमको नोन क्वांटिटी की m l t की पावर्स पता है, और यहाँ अननोन क्वांटिटीज में अपने को मतलब m की अननोन पावर, l की अननोन पावर, t की अननोन पावर अल्फा बीटा के कॉम्बिनेशंस में पता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी इक्वेशंस बना सकता हूँ। m की पावर्स को इक्वेट कर दो, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 0। l की पावर्स को इक्वेट कर दो, अल्फा प्लस गामा क्या आ गया, 1। t की पावर्स को इक्वेट कर दो, माइनस 2 अल्फा क्या आ गया, माइनस 1। क्या 3 इक्वेशन बन गई, हाँ। क्या 3 वेरिएबल्स है, हाँ। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। कैसे भाई, माइनस 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू 1/2। तो यार हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2। अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, 1/2 प्लस गामा इक्वल टू 1। अगर 1/2 प्लस गामा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि 1/2 प्लस गामा इक्वल टू 1 मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 प्लस गामा इक्वल टू 1, इसका मतलब गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। यार गामा की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/2। अल्फा प्लस बीटा 0 है, मतलब 1/2 प्लस बीटा इक्वल टू 0 है ना, 1/2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -12। ठीक है, तो यार बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -12। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार वेव की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, सम कांस्टेंट इनटू सबसे पहला टेंशन, टेंशन की पावर अल्फा। तो यार टेंशन की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 1/2। दूसरा बंदा मास, मास की पावर बीटा, मास मतलब m, पावर बीटा कितनी आई है, -1/2। तीसरा लेंथ, लेंथ की पावर गामा, लेंथ क्या है l, गामा क्या है 1/2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि यार हमारे पास जो वेव की स्पीड आई है वो सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू रूट ऑफ टी एल बाय एम के बराबर है, या क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास टेंशन ओवर m बाय एल के बराबर है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, इसके लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो हम डायमेंशनल फार्मूले से तो नहीं बता पाए, लेकिन जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन प्रॉपर डिराइव भी कर सकते हैं, या फिर अगर मैं तुमको बोलूँ तो एक्सपेरिमेंटली भी अपन देख सकते हैं कि यार यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की के की वैल्यू क्या आती है, 1। के की वैल्यू जो 1 आती है वो अपन डिराइव करके नहीं लाए, ये मैं तुमको बता रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो यार हमारे पास जो वेव की स्पीड है वो किसके बराबर हो गई, √t/। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। भाई कुछ चीजें सीखते चलो यार साथ में, है ना, हर चीज तुमको एक एक करके बताई नहीं जाएगी। भाई हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ जो होता है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लीनियर मास डेंसिटी। जैसे अपने पास नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है उसको अपन क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी।
ऐसे ही हमारे पास होती है एरियल मास डेंसिटी की पर यूनिट स्क्वायर में जितना मास है वो हमारी क्या है, एरियल मास डेंसिटी। ऐसे ही हमारे पास होती है लीनियर मास डेंसिटी कि यार पर यूनिट लेंथ कितना मास है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू हमारा क्या है, अगेन ग्रीक लेटर, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे ही म्यू भी क्या है, ग्रीक लेटर है जिसका मतलब क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है तो मैं इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की बात करूंगा। अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया है, मतलब थिन डिस्क है, तो उसमें पर यूनिट एरिया की में कितना मास है, एरियल मास डेंसिटी की बात करूंगा। और अगर मेरे पास डोरी है तो यार डोरी में अगर मैं बात करूंगा तो ये यूनिट लेंथ में, यार इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ की बात करी जाएगी। तो यार ये हमारे पास क्या है, m/l मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो यार इसको हम क्या लिखते हैं, √T/μ। भाई ये जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अभी याद करो, लेकिन जब ये अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर्स में आएंगे तब मैं प्रॉपर इनको समझाऊंगा, इनका प्रॉपर डेरिवेशन दूंगा और उसके बाद में ये तुम याद रखोगे और ये हमारी थ्योरी भी बनेगी। लेकिन यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिना थ्योरी को समझे, बिना थ्योरी को जाने, केवल डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से भी हम ये मेन फॉर्मूलोज को डिराइव कर पा रहे हैं। ये हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की पावर है। ये बात समझ में आती है, ठीक। तो यार हमारे पास अगर कोई भी डोरी है, भाई इसका फिजिक्स तो कुछ भी नहीं पता अपने को, वेव के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक डोरी में भगती हुई वेव की स्पीड हम बता पा रहे हैं कि वो कितनी होगी, उस डोरी में कितने फोर्स से खींचा गया हुआ फोर्स है वो, डिवाइडेड बाय उस डोरी में मास पर यूनिट लेंथ कितना है। क्या ये बात समझ में आती है? अभी जो मैंने तुम्हें डोरी में वेव चला के दिखाई थी, वो वेव कितनी स्पीड से जा रही थी, मैंने उस डोरी को जितने फोर्स से खींच के रखा था डिवाइडेड बाय उस डोरी का पर यूनिट लेंथ में कितना मास है। तो यार हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस डिराइव कर पाते हैं जो बिना एग्जैक्ट फिजिक्स या बिना एग्जैक्ट थ्योरी जाने हम लोग कर लेते हैं। क्या ये बात क्लियर होती है यार? पक्का? चलो तो यार मोर और लेस आज जो है मैं केवल इसके 3 ही एडवांटेजेस कवर कर रहा हूं, जिसमें अपन ने क्या बोला, एक तो कि यार हमारे पास कोई डायमेंशनल इक्वेशन है तो उसमें हम लोग अननोन फिजिकल क्वांटिटी बता सकते हैं। दूसरा कि यार अगर हमारे पास कोई डायमेंशनल इक्वेशन है तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा कि यार अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको बाकी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में डिराइव कर सकते हैं। और आखिरी हमारे पास क्या है कि यार हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार यूनिट कन्वर्जन आज नहीं कर रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पे। लेकिन यार आज का लेक्चर खत्म करने के पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखना भाई। इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G and length are chosen as base quantities, then find dimensions of, किसके निकालोगे यार, फोर्स के निकाल लो। ठीक है यार। अब यार ये थोड़ा नए टाइप का सवाल हो गया, लेकिन यार ये भी बहुत आराम से डूएबल है। हमारी बेस क्वांटिटीज क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडेला, यही 7 है। लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ कि नहीं यार, हमने बेस क्वांटिटीज किसको मान लिया, हमने बेस क्वांटिटीज मान लिया प्लैंक्स कांस्टेंट को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को, और लेंथ एल को। लेंथ एल लिख लो इसको यार, और लेंथ एल को। यार अगर मैं इन्हें अपनी फिजिकल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज मान लूं, तो यार जैसे अगर अपन ने मास, लेंथ, टाइम को अपने बेस क्वांटिटी माना था तो डायमेंशन mlt के टर्म्स में देते थे। तो यार अगर मैंने इनको अपनी बेस क्वांटिटी मान लिया तो मेरे को अपनी डायमेंशन h, c और
एल के टर्म्स में देना पड़ेगा। स्पीड ऑफ, अच्छा अपन ने क्या लिया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया है। एक काम करो तुम लोग, इस वक्त ज़्यादा आसान काम करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपन को यार इस वक्त कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। स्पीड ऑफ लाइट ले लो, क्या ले लो यार इसको, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भाई, जी का डायमेंशन निकालना कौन सा है, अपने स्पीड ऑफ लाइट से कर लो, है ना यार। अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है यार, कॉन्सेप्ट। तो यार अगर हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c और लेंथ l को क्या कर ले, बेस क्वांटिटी मान ले, तो फोर्स की डायमेंशन अपने को h, c और l के टर्म्स में देना पड़ेगी। क्या ये काम अपन कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और जो अपन एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करते हैं वो क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि यार देखो, जब भी अपन फोर्स को लिखते थे तो यार फोर्स को अपन यही पता करने की कोशिश करते थे कि वो मास की क्या पावर है, लेंथ की क्या पावर है और एक्सेलरेशन की क्या पावर है, यही तो पता करने की कोशिश करते थे। फिर इधर की डायमेंशन लिखते थे, इधर की डायमेंशन लिखते थे, इक्वेट करते थे, अल्फा बीटा गामा में अननोन इक्वेशंस बनाते थे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। बस यही काम अभी भी करना है। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट तुमको याद है कि नहीं यार? प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने अपने लेक्चर में बताया था पिछली क्लास में, जब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज निकाल रहे थे तब बताया था प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता था भाई? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद है कि नहीं? तो यार अपन अब क्या बोलेंगे, अपने को क्या पता करना है, फोर्स। फोर्स मेरे पास क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर अल्फा, स्पीड ऑफ लाइट की पावर बीटा, लेंथ की पावर गामा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डायमेंशंस की बात करूं तो मेरे फोर्स की डायमेंशन h की पावर अल्फा, c की पावर बीटा, l की पावर गामा की डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। चलो अपन इनकी डायमेंशंस को किस में लिख देते हैं, mlt में। तो यार फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2 इक्वल टू h की डायमेंशन क्या होती है। तो यार h क्या होती है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क वाला। फोर्स क्या है, m1 l1 t-2। तो यार वर्क क्या होगा, m1 l2 t-2। डिवाइड किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी से। t-1 गया तो ये t-1 ऊपर जाके क्या बना देगा, केवल t-1। तो ये क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की पावर अल्फा, स्पीड ऑफ लाइट l1 t-1, पावर बीटा। लेंथ, लेंथ हमारे पास क्या हो गया, l की पावर 1 की पावर गामा। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो यार मेरे पास जो फोर्स है m1 l1 t-2 वो किसके बराबर है, तो यहाँ से m की पावर अल्फा, m की पावर 0, m की पावर 0 क्या बन गया, m की पावर अल्फा, l की पावर 2 अल्फा, l की पावर बीटा, l की पावर गामा। तो यहाँ से क्या हो गया, l की पावर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, t की पावर माइनस अल्फा, t की पावर माइनस बीटा, t की पावर 0। तो क्या बन गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब मैं वापस क्या कर सकता हूं यार, m की पावर्स को इक्वेट, l की पावर्स को इक्वेट, t की पावर्स को इक्वेट। अगर मैं ऐसा काम कर दूं तो क्या मेरे को अल्फा बीटा गामा मिल जाएंगे। तो क्या मेरे को पता चल जाएगा कि फोर्स इन तीनों की किन पावर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर इन तीनों को ही मैं अपनी बेस क्वांटिटी मान लूं तो अल्फा बीटा गामा ही इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशंस। बेसिकली जब भी किसी तीन लोगों को बेस क्वांटिटी मान के उसके टर्म्स में किसी चौथे बंदे की डायमेंशन पूछी जा रही है, जो डायमेंशन है क्या, कि वो चौथे बंदा इनकी किन पावर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तरह से तुमको यही बोला जा रहा है कि फोर्स को लिखो इन टर्म्स ऑफ HCl, मतलब फोर्स की एक इक्वेशन डिराइव करो h की पावर अल्फा, c की पावर बीटा, l की पावर गामा में। तो अगर HCl ही मेरे क्या है, बेस क्वांटिटी, तो अल्फा बीटा गामा ही क्या होंगे, उनकी कोरिस्पॉन्डिंग डायमेंशंस। डायमेंशंस की अपने डेफिनेशन ये लिखी है कि द एक्सपोनेंट्स और पावर टू विच द बेस क्वांटिटी शुड बी रेज्ड टू गेट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं यार, यहाँ से इक्वेट करना चालू करो। m की पावर 1, m की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1, l की पावर 1, l की पावर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, 1 के। t की पावर -2, t की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, -2 के। क्या क्या चीजें हमें पता लग गई यार। अल्फा की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई कितनी है, 1। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करा तो यार हमारे को क्या मिल गया, -1 माइनस बीटा किसके बराबर है, -2 के। इसका मतलब बीटा किसके बराबर है, 1 के। तो यार हमको क्या मिल गया यार, बीटा की वैल्यू। इस वाली चीज में अल्फा बीटा दोनों पता लग गए, दोनों की वैल्यूज रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू भी 1 है, बीटा की वैल्यू भी 1 है, मतलब 2 अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1। अब भाई ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गए, या 3 प्लस गामा इक्वल टू 1, मतलब गामा इक्वल टू -2। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई यार, -2। अगर मेरे को अल्फा बीटा गामा तीनों मालूम पड़ गए तो क्या मैं यहाँ से बहुत आराम से ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि यार हमारे पास फोर्स जो है वो किसके बराबर है, h की पावर अल्फा यानी कि h की पावर 1, ठीक। c की पावर बीटा यानी कि बीटा की वैल्यू 1 थी, c की पावर 1, और l की पावर गामा, गामा की वैल्यू -2, l की पावर -2। तो यार अपन f को क्या लिख सकते हैं, hc/l²। या डायमेंशन के टर्म्स में लिखना हो, इनको मैं बेस क्वांटिटी मान लूँ HCl को, तो यार फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट में 1, स्पीड ऑफ लाइट में 1 और लेंथ में -2। क्या ये बात समझ में आती है? क्या इस टाइप के क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे यार? चलो, तो यार अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, बस एक यूनिट कन्वर्जन वाला पार्ट बचा है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है यार। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया था, इसी टाइप के अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन यूनिट एंड डायमेंशन खत्म करते हैं, ठीक है यार। चलो आज के लिए इतना ही।